हेलो एवरीवन। आज हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्या। ये एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। और इसका पर्पस है कि गवर्नमेंट आप फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है उन कंपनीज को जो एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनको ये अमाउंट पाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन टारगेट और इंक्रीमेंटल सेल्स अचीव करनी पड़ती है। वो जैसे अचीव करते हैं फिर गवर्नमेंट उनके वो अमाउंट उनको देती है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी और इसका पर्पस था कि मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट करना, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ाना। और क्यों लॉन्च हुई थी? ये इसलिए लॉन्च हुई थी ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो बढ़ाना ही है और जॉब्स भी लानी है साथ साथ। क्योंकि कोविड के बाद जो सप्लाई चेन शॉक्स फील हुए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उसके बाद इसको और ज्यादा से ज्यादा पुश करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। अब इनमें कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल फोन्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड ईवीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं, टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग है। और इनका पर्पस था लॉन्च करने का इनको कि इन सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा है, जो अभी भी जैसे मोबाइल फोन्स में नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग। तो अच्छी बात यह है कि इनमें अब असर कुछ कुछ हद तक दिखने लगा है। और इसमें जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल आउटले रखा था वो अराउंड 1.97 लाख करोड़ का इंसेंटिव एलोकेट फाइनेंशियल इंसेंटिव एलोकेट किया हुआ था इन सेक्टर्स के लिए, जिनमें ये 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं ये। और इसका पर्पस है कि जैसे ही कंपनीज जो एलिजिबल ऑलरेडी हैं और जो पूरा कर रही हैं प्रोडक्शन टारगेट्स और सेल्स के, तो वो इसकी इसका फायदा उठाएंगी, तो उसके बेसिस पर इनको इंसेंटिव मिले। तो फायदे तो उसके बड़े फायदे देखिए ये हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलता है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही बढ़ता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट करने का एक ये एक तरीका दिखता है। एंड डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स बढ़ता ही है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इसलिए भी बढ़ता है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन का एक मौका इंडिया जैसे देश को मिलता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बहुत बूस्ट मिला इसके थ्रू एक्सपोर्ट्स का। हालांकि अभी भी पार्ट्स जो हैं वो अभी भी इंपोर्ट होते हैं, लेकिन वो चीजें वो एटीट्यूड और जो नहीं हो पा रही थी जो पहले मैन्युफैक्चरिंग जिस स्केल की, वो बढ़ने लगी है अभी भी। डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये है कि बड़ी कंपनियां ज्यादा फायदा उठाती हैं, उठा पाई हैं अभी तक। जैसे कि हमने देखा कि एप्पल और सैमसंग सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही हैं। और भी कई कंपनियां हैं जो जिन्होंने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है जो इसका फायदा उठा रही हैं। और एक चीज और ये भी देखी गई कि जब ये लॉन्च हुई और जब इसका रिस्पांस मिला, तो उसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, जो बहुत सी छोटी छोटी एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, उनका स्केल का पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया, और या तो बहुत कम है या ना के बराबर ही है। फिर एक और चीज जो चैलेंजेस देखी गई हुई थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा है कि अभी भी जैसे कुछ जगह पे रोड एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी अभी भी उस स्केल पे नहीं आई जो आनी चाहिए। और अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और कुछ हद तक उसका इफेक्ट दिखा है कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हद तक इम्प्रूव हुई है, पर अभी भी वैसा स्केल का इम्प्रूवमेंट होना होना बाकी, अभी उस पर काम चल रहा है। और स्किल गैप सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि अ, हम देखते हैं कि अभी भी जैसे कंपनीज को बहुत हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो अभी भी क्या है कि जो डिमांड है हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की, वो उतना पूरा नहीं कर पा रहे। तो इंडिया की एक और जो चैलेंज जो है वो ये है कि सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स बहुत हैं। पर इसके लिए फिर सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं करेगी, इसमें थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा और हैंड होल्डिंग करना होगा स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए।
आगे इसका फायदा ये है कि अगर थोड़े और स्केल पे इसको और फर्दर स्केल अप किया जाए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, तो फिर ये हो सकता है कि अभी जो उन्होंने एम रखा है कि 25% जीडीपी तक लेकर जाने मैन्युफैक्चरिंग को, जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, अभी भी अराउंड 15 to 17% के बीच में ही चल रहा है। सो लेट्स होप और बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया को ग्लोबल हब बना सकता है। और ये ऐसा सेक्टर रहा है जो बहुत टाइम तक अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाया, क्योंकि हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर को बहुत बूस्ट हमेशा मिलता ही मिलता रहा है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सो लेट्स होप आगे और इसके लिए क्या क्या होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो कोविड के बाद जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो बहुत चली, अ, उस चीज ने भी बहुत पुश करने का, एक तरह से इंकरेज किया कि ग्लोबल सप्लाई चेन को रीअलाइन किया जाए। इसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में होती रही उसको खींचकर अपने यहाँ लाया जाए। वैसे तो उतना इफेक्टिव अभी उतनी मैन्युफैक्चरिंग आई नहीं थी चाइना से, पर काफी चली भी गई है साउथ ईस्ट एशिया जैसे वियतनाम में है। तो लेट्स होप इसके थ्रू और हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को खींच पाए। और अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो वो यही है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत ज़रूरी स्टेप है, एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखती है। अम, वैसे तो मेक इन इंडिया पर्पस का पर्पस यही था कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। और इसका पर्पस भी है कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को अ, बढ़ाया जाए, बनाया जाए इसको। और ताकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत जॉब्स का स्कोप ही स्कोप है। और एंड डेफिनेटली ये तो एक पिलर तो है, एक की पिलर है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर कोई प्रोग्रेस करती है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, जो मुझे लगता है वो इसी के थ्रू ही अचीव हो पाएगा। वैसे तो पीएलआई स्कीम 2.0 भी इन्होंने लॉन्च किया है ताकि और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए। और उसमें फिर फोकस मोस्टली ये है कि पार्ट्स का लोकलाइजेशन बढ़ाया जाएगा कंपोनेंट्स का, ताकि वो सिर्फ एक असेंबली तक ना सीमित रहे। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसका 2.0 लॉन्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स एलिजिबल हो, वो पार्टिसिपेट करें। और इसमें बड़े से बड़ा एलोकेशन किया जाए ताकि ये लॉन्ग टर्म में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इकोसिस्टम को बिल्ड किया जाए और इंपोर्ट्स और घटाई जाए।